हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 1 जुलाई का सिर्फ 2 का पेपर करने वाले हैं, एसएससी सीपीओ का। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया 14 पेपर्स टोटल हुए हैं। ये उनमें से सेकंड पेपर होगा। अच्छा पेपर है, साथ ही साथ करते रहना। अदरवाइज़ अगर आप बाद में सोचोगे कि एक साथ करेंगे तो फिर चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो ट्राई करना कि साथ ही साथ लगे रहो और करते रहो। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1 जुलाई सिर्फ 2। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक बेसिक सा कैलकुलेशन करना है। कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स दिए हुए हैं, फिर उसमें कुछ नंबर्स के स्क्वायर घटाने हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 6 और 5 मिला, 10 और 9 मिला, 14 और 13 मिले। तो आपने कहा यहाँ पर जो भी नंबर है वो कॉन्जिक्यूटिव है। इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। 2 और 1, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर डिफरेंस कितने का आएगा। आपने कहा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्योंकि सभी नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हैं तो डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का। आपको सीधे से उनको जोड़ना है। 2 और 1 3 आ गया, 6 और 5 11, 10 और 9 19, 14 और 13 27। तो ये आपका टर्म हो गया। इसको भी जोड़ना आसान था। 27 और 3 30, और ये भी 30, 30 और 30 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बोला 3 प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है अभी, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखो, जोड़ दो, कितना आ गया, 6 आ गया। ये किससे हमेशा विभाजित होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक लड़के ने 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा। हालांकि वह एक संख्या जोड़ना भूल गया, जिसके कारण योग 190 रहा। संख्या कौन सी है जिसे लड़का जोड़ना भूल गया। 1 से 20 तक का सम कितना होता है, आपने कहा n+1/2। तो ये कितना आ गया, 210। जब वो जोड़ रहा था तो जोड़ 210 आना चाहिए था, आया कितना, 190। तो कितने की कमी रह गई, अंतिम संख्या ही वो लिखना भूल गया है। अभी उसने 19 तक ही संख्याओं को जोड़ा और उसे ऐसा लग रहा है कि 20 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142n, इसको 12 से विभाज्य है, n का मान क्या होगा। 12 को हमेशा पहले प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो, यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। आपने बोला 4 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है लास्ट 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। तो ऑप्शन से देखोगे 22 जो होता है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, 24 होता है, 26 नहीं होता है, 28 होता है। 2 ऑप्शन आपके पास बचे। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि इनका जो सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 2 6 और 1 7, तो आपने कहा 7 हो गया। 7 और 4 कितना होता है, 11, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 और 8 कितना होता है, 15, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे एक टंकी का 3/4 हिस्सा तेल से भरा हुआ है, उसमें से 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा हुआ है। क्या करते हैं ऐसे में, आप ये जो हिस्से हैं ना इनको एक कंप्लीट वैल्यू मान लो, यानी कि टोटल मैंने मान लिया 12। तो अब चीज़ें आसान होंगी। देखो मैंने माना टोटल जो टंकी के पास कितना है, 12 है। तो 3/4 हिस्सा पहले से भरा हुआ है। तो आपने कहा इसका 3/4 कितना हुआ, 1/4 कितना होता है, 3। तो आपने कहा 9 हिस्सा इसमें भरा हुआ है अभी। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, 60 लीटर इसमें से ऑयल निकाल लिया गया। ठीक है, तो बोल रहा है इसके बाद टंकी का 2/3 हिस्सा भरा हुआ। तो आपने कहा इसका 2/3 कितना होता है, आपने कहा 1/3 कितना होता है, 4, यानी कि 8 हिस्सा ये अभी भी भरा हुआ है। क्लियर है भाई, देखो 1/3 इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2/3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपने कहा 8 हिस्सा ये अभी भी फिल्ड है, पहले कितना 9 फिल्ड था। तो कमी कितने की आई, 1 की। ये 1 की कमी कितने के बराबर, 60 के बराबर है। तो आपसे क्षमता पूछा है तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। रमन जो है वो मनन की तुलना में 3 गुना कुशल है, यानी मनन की अगर एफिशिएंसी 1 है तो रमन की 3 है। रमन एक काम को मनन से 60 दिन कम में पूरा करता है, 60 दिन कम में रमन करता है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसकी 3 एफिशिएंसी है तो लगने वाले दिन 1 होंगे, इसको 3 होंगे। आपने कहा कितने कम दिनों में, 2, वैल्यू कितनी है 60, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 के बराबर। आपने कहा टोटल वर्क यहाँ से मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, वो कितना आ जाएगा, 90 के बराबर टोटल वर्क हो गया। बोल रहा है यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अपने का दोनों एक साथ करेंगे तो एफिशिएंसी हो गई 4। नंबर ऑफ डेज बताने हैं, डिवाइड कर दोगे 4 से 90 में, 45, 45 का आधा 22.5। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्रवेशिका पाइप हैं 5 और 6 घंटे में, ए और बी 5 घंटे और 6 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं।
और एक निकासी पाइप प्रति घंटे 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। ठीक है, एक निकासी पाइप है जिसकी आपको फिर से डायरेक्टली एफिशिएंसी दी जा रही है। जब तीनों पाइपें साथ में काम करती हैं तो ये खाली टंकी को 10 घंटे में भर देती हैं। तो तीनों एक साथ काम करती हैं तो पॉजिटिवली कितना काम आपने बोला 10 घंटे में भर देती हैं। तो टोटल वर्क कितना मान लिया जाए, यहाँ 6 है 5 है 60 मान ले, है ना। तो 12 पंचे 60, 10 छंग 60, यहाँ पे आ गया 6। ये दोनों पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव है, तो आपने कहा 12 से 6 ही बचा, है ना। तो काफ़ी 22 से 6 बच रहा है, तो काफ़ी कम हो जा रहा है। कितना कम हो रहा है देखो, 12 और यहाँ पे 4 16 की कमी ये कर रहे हैं। तो आपने कहा ये प्रति घंटे कितना 16 जो अमाउंट है उसको निकाल देता है। क्योंकि देखो अकेले वो लोग 5 घंटे में भर देते थे 6 घंटे में, लेकिन इस सी के ओपन होने के बाद मिल करके भी 10 घंटे लग रहे हैं, है ना। तो ये काफ़ी निगेटिव जो है, ये काफ़ी एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है। तो आपने कहा 22 से 6 पे ला दे रहा है, तो 16 की कमी कर रहा है। तो 16 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दी गई है 24 के बराबर। तो आपको बतानी है, कैपेसिटी ही पूछता है जनरली इस क्वेश्चन में, तो 60 की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो इनमें ही थोड़ा सा रेशियो आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 8 से काट दोगे 2, 8 से काटोगे 3, तो 2 की वैल्यू अगर 3 है तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपने इसमें कितने से गुणा किया 3/2 से, इसमें भी 3/2 से कर दोगे, तो 2/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 में 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 90 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक साइकिल पर 44% की छूट देने के बाद साइकिल इतने की बेची जाती है, साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई 44% कितना होता है, आपने कहा 100 अगर था तो 44 कम कर देंगे तो कितना 56 में जाएगा। या 50 से देखेंगे तो कितना आ जाएगा 28, या 25 से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 14, है ना। 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इतनी ही आनी चाहिए। तो आपने बोला कि ये 25 की अगर चीज़ है तो 14 में जाती है, 11 का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। तो 14 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई 17920। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 25 की वैल्यू निकालनी है, यही आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये अगर नीचे में क्या है आपका 5 है ना। तो इसमें 2 से अगर मैं गुणा करूँ, मैं अगर सिर्फ डिजिटल सम देखना चाहूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ता है 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाता है 5 है, 5 दूनी 10, 1 बन जाता है। तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स का डिजिटल सम देखना है। नीचे वाले का डिजिटल सम मैंने कितना 1 बना दिया। तो देखो ऊपर वाले डिजिटल सम कितना है 7 और 2 9, 9 और ये 1 है, तो 1 हो गया। 1 में 2 से गुणा किया 2 हो गया। 5 और 2 7 होता है, 7 दूनी 14 और 14 यानी कि ये 5 हो गया। ठीक है, तो आपका डिजिटल सम 5 आना चाहिए ऑप्शन में। देखो यहाँ पे 5 नहीं है, 1 है। 5 3 8 और 1 9, ये भी नहीं है। 3 और 2 5 यहाँ पे है, 5 और 3 8, ये भी नहीं है ना। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिजिटल सम कितना था, जब भी डिवीज़न में अगर डिजिटल सम आपके पास 5 है तो आपको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 2 से, तो ये 1 बन जाता है। इस तरह से आपको कुछ कुछ शॉर्टकट्स भी याद रखने हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव है। अब आप या तो इसको चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट डिजिटल सम ऐसी जगहों पे कई बार बहुत हेल्पफुल होता है। बोला किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 80% अधिक। 80% का मतलब 5 पे 4 अधिक कर दिया, 9 बचा। 44% का लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी कि 100 पे 144 जाना चाहता है। ठीक है, 25 वाला भी चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। 25 पे 11, 25 पे 11 यानी कि कितना हो जाएगा 39, ये भी लिखा जा सकता है, बट जैसे आप चाहो वैसे लिखो। ठीक है, तो ये इतना प्रॉफिट हो गया, तो बताना है कितना डिस्काउंट देगा, तो ये वाला वैल्यू आपको बता देनी है। तो आपने कहा 5 में कितने से गुणा करें तो 100 आएगा, 20। 9 में कितने से गुणा करें 16 से, 16 9 ये 144, तो ये आपका डिस्काउंट आ गया कितने का 4/20 या 1/5। 1/5 यानी कि 20% का आपको डिस्काउंट उसको देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ABC की गति का अनुपात दिया गया है, समान दूरी को तय करने के लिए लिया गया जो समय होगा वो आपको बताना है क्या होगा। देखो गति का जो भी अनुपात होता है उसका जस्ट अपोजिट आप निकाल देते हो। जस्ट अपोजिट कैसे निकालोगे, टोटल एक नंबर ऐसा मान लो जिससे कि तीनों का भाग चला जाए, 6 ही मान लेते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो 3 2 1 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
आई थिंक अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कोई भी ऐसा अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन भी करूँगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा देखना, जब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तब उसको मैं अंडरलाइन करूँगा। जैसे क्वेश्चन है काफ़ी आसान, लेकिन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन स्ट्राइक करे इस बात के चांस बहुत कम है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया z और x प्लस के का रेशियो। अब जनरली अगर मैं x प्लस के बनाना चाहूँ इससे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो k कैसा है, पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो प्लस होगा, लेकिन फिर z निगेटिव हो जाएगा, और z निगेटिव को अगर हटाना है तो यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर y निगेटिव हो जाएगा। y निगेटिव को हटाना है तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से, जिसमें कि x निगेटिव हो जाएगा जो कि पॉजिटिव चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप इन नंबर्स पे फोकस करना पड़ता है। इन नंबर्स को आप देखोगे तो इनमें कुछ आपस में रिलेशन रहता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है, 3 और 2 को जोड़ने पर 5 बनता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 और 2 की जो वैल्यू है इन्हें जोड़िए, तो क्या मिलेगा। आपने कहा y से y कट जाएगा, तो ये आपको जब जोड़ोगे तो x माइनस जेड मिलेगा, और ये किसके बराबर होगा, y, ये 3 और 2 जोड़ने पर 5 के बराबर है, तो यहाँ पर z माइनस के बराबर। तो यहाँ से अब आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस के, ये बराबर आ जाएगा 2z के। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, z और x प्लस के का ही रेशियो बताना है, जो कि आपने निकाल लिया, बस इतना सही क्वेश्चन था। लेकिन ये स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल चीज़ है, इस वजह से मैंने कहा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/2। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19 परिणामों का औसत कितना है, 111 है। पहले 10 का परिणामों का औसत 82 है, और अंतिम 10 का कितना है, 129। देखो टोटल का आपको पता है 111 है, ठीक है। पहले 10 का कितना है, आपने कहा 82 है, क्योंकि टोटल 19 है तो मैंने कहा एक बीच में कॉमन स्ट्राइक हो रहा है। अंतिम 10 कितने हैं, आपने कहा ये 129 है, तो एक बीच में क्या हो रहा है, मैशअप हो रहा है। तो आपने बोला कि ये इनका एवरेज है, तो 11 यहाँ पर, 18 यहाँ पर, तो ये कितना टोटल माइनस में 29, ये इसका डेविएशन निगेटिव है। तो इसका कितना डेविएशन है, तो आपने कहा इसका जो डेविएशन है वो प्लस में है, कितना 18 का, प्लस का 18 का डेविएशन है, यहाँ पे माइनस का 29 का है। तो देखो यहाँ पर नेट डेविएशन 0 नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या है, आपने एक नंबर को 2 बार ऐड कर लिया है, ऊपर वाली सीरीज़ में भी और नीचे वाली सीरीज़ में भी। तो इस वजह से जो नीचे वाली सीरीज़ में या ऊपर वाली सीरीज़ में कॉमन है वो अपना इफेक्ट 2 बार देगा। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से डेविएशन निकालोगे। देखो नेट डेविएशन कितना आएगा, आपने कहा एक औसत इनका 29 एवरेज है, तो यहाँ से निकालूंगा तो ये डिफरेंस पहले तो निकाल लो, तो 9 एक्स्ट्रा है ना, सॉरी 11 एक्स्ट्रा है, तो माइनस का 11 है ना, तो माइनस का 11 ये जो डेविएशन होगा कहाँ से होगा ये टोटल कितना आपका डेविएशन आ रहा है, एवरेज आपका है 82 और इनका एवरेज है 129, तो ये प्लस का 18 डेविएशन दे रहे हैं। नेट आपको बताना है 10वां परिणाम क्या होगा, तो 10वां परिणाम जो होगा वो माइनस का कितना आ जाएगा भाई, एक मिनट ज़रा, 10 है 180, यहाँ पे 290, तो माइनस का 110 इतना डेविएशन देंगे, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, मैंने पहले डिफरेंस निकाल लिया माइनस का 11 और फिर 10 से गुणा कर दिया, तो माइनस का 110 आ गया। माइनस का 110 का डेविएशन देगा कहाँ से, 111 से, तो 111 से माइनस 110 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये एक ही 10वां परिणाम होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर्स कई बार इतने नियर होते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही देखो 11 दोस्तों में से प्रत्येक ने एक यात्रा पर 19 रुपये खर्च किए, तो 11 दोस्त हैं, 19 रुपये खर्च हो गए, तो ये टोटल अमाउंट खर्च हो गया। 12वें दोस्त ने आकर के औसत खर्च से 11 रुपये कम खर्च किया। मान लेते हैं कुछ औसत ए है, उसमें से 11 रुपये कम खर्च किया, तो ये 12 लोगों का खर्च हो गया। उनके द्वारा खर्च की गई राशि क्या होगी, औसत कितना था, ए कितने लोगों का, 12 का, तो ये टोटल खर्च हो गया। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ए इस साइड आएगा तो 11 ए हो जाएगा, 11 क्योंकि सब जगह कॉमन है तो 11 काट दोगे, तो ये 19 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, 18। कितने लोग थे, 12, तो यही आपको निकालना है, दैट इज़ 216। कैसे, देखो ये 6 गुणे 3 है, ये 6 गुणे 2 है, 6 6 और ये भी एक 6 बन गया, 6 का क्यूब 216। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अतुल जो है 12 पेंसिलों को 400 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो हर एक पेंसिल को कितने में, 4 से काट दोगे 100, 100/3 में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है,
यदि यहाँ 4 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। अब इस चीज़ को देखो, जब मैं 12 पेंसिलों को सेल करता हूँ तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, यही डिफरेंस होता है ना हानि का। और ये कितना है, आपको बोला 4 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर, 4 का कॉस्ट प्राइस के बराबर, ये हानि हो गई है ना। अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते तो प्रॉफिट होता है। तो आपने कहा इतनी हानि हो रही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 SP, यहाँ पर आ जाएगा 8 CP। आप काट दोगे 3 और 2, तो CP कितना आ गया 3 और SP कितना आ गया 2। आपको किसकी वैल्यू दी गई क्वेश्चन में, ये क्या है, बेचता है, तो ये सेलिंग प्राइस है। तो 2 की वैल्यू 100/3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/3, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विक्रेता एक वस्तु को 25% का लाभ अर्जित करता है बेच करके, आधे मूल्य पर खरीदता और उसी विक्रय मूल्य पर बेचता, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है भाई। 25% कितना होता है 4 से 5, आधे पे खरीदता तो 2 पे ही खरीद लेता, बेचता अभी भी उतने पे ही है, तो कितने का प्रॉफिट होगा 3 का, 3/2 यानी कि 150% का प्रॉफिट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ए जो है 16.66 कितना होता है 1/6 है ना, तो 1/6 कम है। अब देखो ए जो है वो बी से, बी कितना है 6 है, तो 1 कम है यानी कि 5 है। यदि ए का मान 500 है तो बी का मान 600 हो जाएगा। एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि करी जाती है, तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 20%, मतलब 1/5 यानी कि 5 की चीज़ को 6 कर दिया गया, क्यूब कर दोगे तो 125 से 216, तो कितना बढ़ गया भाई 100 बढ़ गया क्या, नहीं 100 से थोड़ा सा कम है, कितना कम है आपको 9 कम करना है, तो ये आ गया 91। तो 91 आपने बढ़ा दिया, तो 91 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 125 पे गुणा करोगे 100 से, ये परसेंटेज निकालोगे 25 चौके 100, 25 पंचे, तो ये वैल्यू आएगी 4, 9 चौको 36 बटे में आएगा 5, 2 से गुणा कर लोगे तो 72.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में 60 और 72 की गति से चल रही हैं। अच्छा भाई, एक 60 से चल रही है, एक 72 से चल रही है। बोला तेज गति से चलने वाली गाड़ी को धीरे गति से चलने वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को धीरे गति में बैठे वाले। अब देखो यहाँ पे जब भी एक व्यक्ति को बैठालते हैं ना, तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बैठे व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लगता है। तेज गति वाली की गाड़ी क्या होगी, लंबाई क्या होगी। देखो जब भी हम किसी व्यक्ति को बैठा लें तो आप इस ट्रेन को भूल जाओ, आप ये देखो कि एक व्यक्ति है जो 60 की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, आपको यही बताना है कि अगर एक ट्रेन इस व्यक्ति को या इस पोल को जो कि 60 की रफ्तार से मूव कर रहा है और इसकी रफ्तार 72 है, सेम दिशा में जा रहे हैं, तो कितना समय लगेगा, बस यही आपका क्वेश्चन बचा। तो कैसे करोगे, आप क्या बोलोगे कि भाई पोल को पार करने पर ट्रेन को अपनी खुद की डिस्टेंस पार करनी पड़ती है ना, उसमें कितना समय लगता है, तो आपने कहा 2 मिनट और 42 सेकेंड्स का समय लग रहा है। और यही आपकी क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। स्पीड कितनी होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है। इसको कन्वर्ट कर लोगे किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर है 5/18 से गुणा कर दोगे। ठीक है, और इसमें गुणा हो जाएगा सेकंड्स कितने हो जाएंगे 60 और 60 120, 120 और 40 160, 162, तो ये 162 आ गया। और यही आपकी क्या आ जाएगी उस तेज वाली गाड़ी की लंबाई। देखो 18 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा, है ना, और 12 पंचे 60 और 9 छक्का 54, तो 540, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 व्यक्ति ए और बी सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 110 किलोमीटर, 10:30 बजे हैं सुबह सुबह। 30 मिनट बाद यानी कि 11 बज गया, ए 20 किलोमीटर की रफ्तार से किसकी तरफ चल रहा है, बी की तरफ चलना आरंभ करता है, जबकि दोपहर 12 बजे 15 से ये चलने लग गए। भाई साहब इनको भी लगा कि यार नहीं हमको भी चलना चाहिए, यही क्यों चल रहा है। तो देखो 1 घंटे जब ये चलेगा तो कितनी दूरी तय कर देगा, 20 तय कर देगा, तो बची दूरी कितनी है 90। अब दोनों चल रहे हैं, तो दोनों जब चल रहे हैं तो कितनी रफ्तार से चलेंगे भाई, एक दूसरे की तरफ 35 की रफ्तार से चलने लगेंगे। तो 12 बजे दोनों एक तरह से चलना स्टार्ट करते हैं 35 की रफ्तार से, तो कितनी देर में पकड़ लेंगे एक दूसरे को, कितने बजे मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। जबकि दोपहर 12 बजे
15 किलोमीटर की रफ्तार गति से अच्छा ये दूर जा रहा है, ये बड़ा दुष्ट लड़का है, ये इसकी तरफ आ रहा है, वो उससे दूर जा रहा है, पता नहीं क्या हिसाब किताब है इसका। चलो कोई बात नहीं भाई। देखो 12 बजे अब इनके बीच की दूरी कितनी थी, 90 किलोमीटर थी, ठीक है 12 बजे। लेकिन अब क्या हुआ, ये 20 से इधर आ रहा है और ये 15 से इधर जा रहा है। तो अब आप क्या बोलोगे कि इसकी रफ्तार जाने की कितनी रह गई, सिर्फ और सिर्फ 5 रह गई। 5 की रफ्तार से अब इसको 90 को कवर करना है, तो कितना लग जाएगा, आप कहोगे 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 और 8 पंचे 40, तो ये आ जाएगा 18 घंटे लग जाएंगे इसको। तो अभी कितने बज रहे हैं, 12, अगले 12 में हो जाएगी रात, और रात के 12 के बाद फिर 6 घंटे और बचेंगे, तो सुबह के 6 बजे वो उसको मिलेगा और हाँफते हुए पूछेगा कि भाग क्यों रहे थे बे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो 7 वर्ष लगेंगे उसको 4 गुना होने में। 4 गुना होने का मतलब क्या होता है, अगर 1 है तो 4 हो जाएगी, तो मतलब ब्याज कितना मिला, 3। तो अगर मैं पूछूं हर वर्ष ब्याज कितना मिल रहा था, तो आप कहोगे 3/7, क्योंकि 7 वर्षों में 3 रुपये ब्याज मिला है 1 रुपये पे। तो पूछा कितने वर्षों में ये 16 गुना हो जाएगी। 16 गुना होने का मतलब 15 आपको ब्याज चाहिए। हर एक वर्ष में कितना ब्याज मिलता है, 3/7। n वर्षों तक मिलने के बाद हो सकता है ये कभी 15 हो जाए, तो n की वैल्यू पूछ रहा है, 15 सत्ते 3 से काट दो 5, 7 पना 35। 35 वर्षों में मात्र ये बूढ़ा भी हो जाएगा और 4 गुना की जगह 16 गुना भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोले 24,000 रुपये पर 35 प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्षों के लिए राशि क्या होगी। कंपाउंड एवॉर्ड विल बी द अमाउंट, 24,000 का 35% की दर से। अच्छा देखो भाई 35% को थोड़ा सा फ्रैक्शंस में अगर मैं लिखना चाहूँ तो 50 से 57 लिख सकते हैं, है ना। 7 गुणे 5 है, 5 से काटेंगे, सॉरी 20 से 27, इसको 20 से 27 लिखा जा सकता है। तो 20 से 27 अगर मैं लिखूँगा तो एक साल में 20 से 27 होगा, 2 सालों में 400 से 27 का दुगना 729 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कितना है, 24,000 है, तो 3 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटो 6, यानी कि 60 से गुणा हो रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, 60 से गुणा होना चाहिए, तो एक तो जीरो आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 6 से गुणा करेंगे तो 9 6 का 54, यूनिट डिजिट में 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है 6 वर्ष के राजस्व करोड़ में दर्शाया गया है। क्वेश्चन है आपका डीआई का। देखो दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व क्या है। 6 वर्षों में औसत राजस्व आपको बताना है। औसत राजस्व कैसे निकालोगे, सबको कैलकुलेट करके 6 से डिवाइड कर दो, एक तरीका है। एक तरीका आप थोड़ा सा कुछ एक एवरेज गेस ले लो। एवरेज गेस मुझे ऐसा लगता है कि 470 ले लेते हैं, ठीक है। तो 470 अगर मैंने एवरेज मान लिया अपनी तरफ से ही, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो डेविएशन कितने का है, प्लस का, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस का 30 का, 470 है तो यहाँ पे डेविएशन माइनस में है कितने का, अपने का 20 इधर साइड जाएगा, 300 हो जाएगा, 190 का, 190 का डेविएशन यहाँ पे है माइनस में, 20 और 70 190 ही आएगा ना। यहाँ पे डेविएशन कितने का है, 0 का है। यहाँ पे डेविएशन कितने का है, अपने का 200 अगर जोड़ते तो ये 670 हो जाता, लेकिन 20 रुपये कम कर देंगे तो 180 का डेविएशन प्लस का है। यहाँ डेविएशन माइनस का 70 है, यहाँ पे डेविएशन प्लस का 40 का है। चलो तो अब इसको कैलकुलेट करना आसान है। देखो यहाँ पे बचा माइनस का 10, 40 और 30 70 से ये कट गया तो माइनस का 10 बच रहा है। तो आपने जो डेविएशन माना था वो ऑलमोस्ट करेक्ट था, बस माइनस का 10 है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो इतने में डिवाइड कर दोगे तो माइनस सबके पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 468.33 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 से 12 में राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 11 से 12 में कितने परसेंट की कमी हुई। तो देखो भाई कितने की कमी हुई, पहले तो देखो 220 की कमी हुई है 500 में, 22 की कमी हुई 50 में, तो परसेंट में पूछ रहे हैं तो 44 की कमी हुई 100 में, यही प्रतिशत होता है। 2015 से 14 में राजस्व में का प्रतिशत क्या है, 15 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2014 का, वर्ष 2014 का है ना, कितना प्रतिशत है, तो यही आपको बताना है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 से कटेगा 13, 5 से कटेगा 8, तो 800/13, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं ऑप्शंस के पास चल के, 800/13
13 26 43 13 54 53 पैसे 13 78, तो 6 वालों पे चलते हैं। 2 बचा 20 हो जाएगा, तो एक बढ़ जाएगा, तो एक बढ़ जाएगा, तो ए पार्ट इसका आंसर होगा। 2013, 14 और 15 के कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है? 13, 14 और 15 के कुल राजस्व, देखो भाई अब तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 13, 14 और 15 का कुल राजस्व, तो ये कितना है? 600, 400, 1000 है ना। ये कितना है? हाँ 600 है। 600, 400, 1400 हो गया, ये हो गया 1520 कुल राजस्व का। अब कुल राजस्व तो आपको जोड़ना ही पड़ गया फाइनली। तो देख लो 500, ये देखो 1520 तो ये हो ही गया। 500, 500, 1000 और 1290, तो 1290 इसमें और जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1520 और 1290, 27 और 1 2810। तो ये बताना है 2810। अब 152 और 281, ठीक है। तो 152 और 281 कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है? इतने ही प्रतिशत है। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे, देखो ये आपका जो वैल्यू है हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। 280 का अगर मैं आधा निकालूंगा तो 140 आएगा। तो ये 140 से तो ज़्यादा है, यानी 50 से तो ज़्यादा है। अब देखो 4% ज़्यादा है या 9%। तो अगर मैं इसका ये वैल्यू एग्जैक्ट अगर देखूंगा तो इतनी आ रही है। अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तब तो 28 हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। अगर मैं 5% निकालूंगा तो 14 पॉइंट कितना आएगा? 14.200 आधा कर दोगे है ना, तो इतना ही अप्रॉक्स 14 अप्रॉक्स आ जाएगा। अगर मैं इसमें 14 जोड़ दूँ तो ये 154 होता है, यानी कि 5% से भी कम। तो ये इसका आंसर 54.09 होगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए जो कि क्यूबॉइड में आ सकती है। तो क्यूबॉइड में सबसे लंबी छड़ कौन सी होती है? ये आपकी होती है अंडर रूट में L² B² H²। तो अंडर रूट में L² B² H² करोगे तो यहाँ पर देखो सभी में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर लिख लो। तो बचा क्या? 3 4 10, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, तो 16 9 25, 125। बाहर कितना आएगा? 125 मतलब 5√5। क्यूब रूट होता तो 5 आ जाता, स्क्वायर रूट है इस वजह से 5√5। तो 5 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 10√5 के बराबर। बोले 21 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितनी है? 21 है और ऊंचाई कितनी है? 30 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना होता है? 2πr/h। तो अगर 2πr 7 होता तो 44 होता, तो 3 से गुणा किया गया, तो 44 गुणे 3 और h कितना है? 30 है। तो ये आपका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 3 का गुणा 3 में होगा, यानी कि 9 का मल्टीपल देखो पहले तो 7 और 3 10 4 14, ये नहीं है। 5 3 8 और 8 16, ये भी नहीं है। ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ठीक है। एक जीरो भी आएगा। यूनिट डिजिट देखते हैं। 3 3 का 9, 9 चौक 56 है ना, 9 चौक 36 सॉरी, तो 6 आएगा। तो 6 आपका यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 का भी हम लोग देख सकते थे, 11 से भी डिविजिबिलिटी, ठीक है। समलंब के समांतर भुजाओं की लंबाई दी गई है, क्षेत्रफल आपको इतना है, भुजाओं के बीच की दूरी। एरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली पता होना चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड विद बिटवीन डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आ जाएगा? 35 और 14 49। ये डिस्टेंस अगर मैं d मान लूँ, यही मान पूछ रहा है दूरी का, 1176 है। अच्छा देखो 49 से कट जाएगा, 49 से 2 बार जाएगा तो कितना बचेगा? 17 और 2 19, 196 आ जाएगा। तो ये 4 बार कट जाएगा, तो ये आ गया 24। दुगुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 48 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 28 मीटर लंबे 22 मीटर चौड़े मैदान को खोदकर 80 मीटर ऊंचे और 7 मीटर वाली त्रिज्या का एक बेलनाकार कुआं बनाया जाता है। वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। खोदने के दौरान निकाली गई मिट्टी को मैदान पर समान रूप से फैला दिया जाता है। मैदान के स्तर में कितनी वृद्धि होगी? अच्छा देखो, आप किसको खोद रहे हो? इस तरह से इसको खोद रहे हो है ना। 22 मीटर लंबा है, इसको खोद रहा जा रहा है ना। 80 मीटर ऊंचे और 7 मीटर गहरा कुआं बनाया जाता है। तो मैदान के स्तर में कितने वृद्धि होगी? 80 मीटर ऊंचा और 7 मीटर त्रिज्या वाला ये कुआं बनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा है आई थिंक। सिलेंड्रिकल वेल ऑफ इज डग, हाँ यहाँ पे इसको खोदा जा रहा है और ये बनाया जा रहा है ना। थोड़ा सा हिंदी में कई बार उल्टा हो जाता है, बट आपको चिंता नहीं करनी है, समझ ही गए हो। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 28 × 22, ये इसका एरिया आ गया।
अब देखो क्योंकि ये मैदान में ही इसको खोदा जा रहा है ना, इसका ऊपर का सरफेस एरिया ये हम लोग को घटाना पड़ेगा इसमें से। तो ये कितना घटा देंगे, 154 होगा इसका, है ना। तो ये 154 घटा दिया तो ये आपका क्या आ गया, ये वो एरिया आ गया जिसमें कि अब हमें क्या करना है, हाइट देनी है ना। तो ये हाइट आ जाएगी और ये किसके बराबर होगी, इसी के ही वॉल्यूम के बराबर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 154 इंटू में 80, ठीक है। तो 154 इंटू में 80 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये 154 कट जाएगा, 154 यहाँ भी कटेगा और यहाँ पे भी देखो 7 है और 7 और 22 ही कितना होता है, 154 होता है। तो यहाँ पर कितना 4 बचेगा। तो ये 4 - 1 यानी कि 3h हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/3, और 80/3 अप्रॉक्सीमेट कितनी हो जाएगी, काट दोगे 3 दूनी 6, तो 26.66 के बराबर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन का अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है ये क्वेश्चन, बट सिमिलर रहता है, तो आप हमेशा ही इसको कर सकते हो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस तरह प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजरती है ना। तो ये आपके इस तरह से हो गए। दोनों का ही जो रेडियस है वो कितना है, 4 है। तो अपने का 4 रेडियस है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको बताना क्या है कि प्रत्येक परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रतिच्छेदित क्षेत्र जो मिड में ये क्षेत्र है, इसका वॉल्यूम, इसका एरिया क्या हो, कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस तरह से, तो इसको करने के लिए वैसे तो डायरेक्ट कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं, बाकी आप इसको समझ भी सकते हो, क्योंकि मैं तो इसको याद नहीं रखता हूँ। अब इसके इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको एक ये इस तरह से, मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बना देता हूँ। सिर्फ अपर पार्ट पे इस पर फोकस करना है, इस पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको सेंटर मानूँ, क्योंकि ये सेंटर है, ये भी एक सेंटर है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एंगल आप देखना, क्योंकि ये पॉइंट है इसका पेरीफेरी का, तो ये क्या है, इसकी रेडियस है, और क्योंकि इन दोनों की रेडियस सेम है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका फॉर्म होता है। सिर्फ मैं ऊपर वाले हाफ पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से और इन दो पॉइंट्स को, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को, तो इसके बीच में ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो बड़े ही आसानी से निकल आएगा, ठीक है। इसको मैं रेड से फाइंड आउट करता हूँ। तो ये कितना आएगा, तो आपने कहा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एरिया आपका आ जाएगा कितना, कंप्लीट एक सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², रेडियस कितनी है, 4, ठीक है। या मैं इसको प्रूफ करने के हिसाब से बना लेता हूँ ताकि आप आगे से याद भी रख सकते हो इसको। तो एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो कंप्लीट का होता है 360 का, ये कंप्लीट एरिया होता है, तो 60 का कितना हो जाएगा, 1/6, ठीक है। तो ये इतना एरिया आता है एक हाफ का, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को सेंटर मान करके इन दोनों पॉइंट्स के बीच से ये वाला भी एरिया इसी तरह से निकालता हूँ। तो ये एरिया जब मैं निकालूंगा तो ये भी कितना आएगा, क्योंकि सेम ही चीज़ है, ये भी एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो ये जो एरिया आएगा, ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्ट आप समझना इसको, कि ये जो एरिया आएगा ये कितना होगा, ये भी πr²/6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, जब दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो देखना एक ऐसा पार्ट है जो ओवरलैप हो जाएगा। कौन सा पार्ट ओवरलैप होगा, उस पार्ट को मैं किस कलर से करता हूँ, ब्लैक से, ठीक है। देखो जब मैंने इसको डबल किया तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ना, ये ट्राइंगल जो बीच में बन रहा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये 2 बार काउंट हो गया, है ना। तो बस अब आपको क्या करना है, इस पार्ट को, क्योंकि 2 बार हुआ है इस वजह से इसको हटा देना है। तो ट्राइंगल का एरिया तो आपको पता ही कितना होता है, √3/4, और जो भी आपकी रेडियस है यही उसकी साइड है, तो ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है 6, क्योंकि 2 बार ऐड होता है, तो ये कितना हो जाता है, πr²/3 हो जाता है, माइनस में √3/4 r²। तो ये आपका क्या आ जाता है, ये इस पूरे पार्ट का, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ना, पूरा कंप्लीट इसका एरिया आता है। लेकिन क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है नीचे के भी पार्ट का एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, ठीक है। तो याद रखना क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग होता है ये, तो ये हो जाएगा 2/3 πr² माइनस √3/2 r², ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। अब आपको करना क्या है, r की वैल्यू 4 यहाँ पर रख देनी है, तो ये हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, तो 32/3 पाई, माइनस में √3, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो 2 से कट जाएगा 8, तो 8√3, ये इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज सी पार्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग हो सकता है, तो आप लोग ट्राई करो कि ये फॉर्मूला याद रखो। इन केस जब पूछा जाता है कि सेम रेडियस और इस तरह से सेंटर्स के थ्रू जाते हैं, तो इसका एरिया जो शेडेड एरिया है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। ये क्वेश्चन है आपको दिया हुआ और आपसे x माइनस 1/x पूछ रहा है। देखो अगर x से मैं डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू √68 है। कभी भी प्लस साइन की वैल्यू गिवन है और माइनस साइन की वैल्यू पूछ रहा है तो हमेशा याद रखोगे अगर इसको मैं k मानूँ तो ये होता है k² - 4। सिर्फ इसके लिए नहीं, अगर यहाँ पावर n हो, यहाँ पे पावर n के लिए पूछे, हमेशा ये वैलिड है। आपको बोला जाए x की पावर 11 1/x की पावर 11 बराबर k है, पूछे x की पावर 11 माइनस 1/x की पावर 11 का मान, डायरेक्टली बोलोगे k² - 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 68 है, रूट में है, स्क्वायर करोगे तो 68 हो जाएगा, -4 तो 64, स्क्वायर रूट के बाहर कितना आ जाएगा 8। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई का मान 7 है, इतने बड़े का मान पूछ रहा है, क्या करोगे, वैल्यू पुट कर लो, y0 x7, तो y0 हो गया, y0 हो गया, x7 है, 7 का क्यूब कितना होता है 343। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहो तो क्यूब भी कर दोगे, यही फॉर्मेट बन जाएगा 343, उस केस में भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका अलजेब्रा का ही है। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि पूरी इक्वेशन बराबर 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a माइनस 1/a, इसका मान कितना आ जाएगा -2 के बराबर। आपसे a³ -1/a³ का मान पूछता तो कितना होता, k³ + 3k, तो k का क्यूब कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब -8 प्लस 3k करोगे तो 3 दूनी 6 तो -6, तो ये माइनस का 14 हो गया। इसमें +2 जोड़ दोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 का सम कितना होगा। अच्छा देखो यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1 से +1 हो जाएगा, -b होता है, और अल्फ़ा बीटा का मान कितना आ जाएगा 3 के बराबर। आपको अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 तक जाना है, कैसे जा सकते हो, यहाँ से देखो स्क्वायर का मान निकाल सकते हो। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, a² + b² + 2ab, यानी कि यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6, तो -6 इस साइड आएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। और एक बार और अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा, बराबर में आ जाएगा 25। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, स्क्वायर होगा 9, 9 दूनी 18, तो 18 इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा, 5 और 2 7 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो कभी भी अगर दो का सम 2 है इट मीन्स दोनों की वैल्यू 1 1 सेटिस्फाई कर रही है, तो x की पावर 6 का मान भी कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, PQ और PR। ठीक है, एक पॉइंट से अगर मैं PQ और इस तरह से PR देखूंगा तो PQ और PR की जो लेंथ है वो इक्वल है। ठीक है, QR जो है वो कितना है, 24 है, 90 डिग्री नहीं है तो ऐसा बन भले गया है बट 90 डिग्री नहीं लेना है, तो ये 24 हो गया, 15 15 24। PS जो है आधार QR को लंबवत द्विभाजित करता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी है और दो इक्वल पार्ट्स में भी ब्रेक करता है। ठीक है, तो PS की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो ये PS की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, दो इक्वल पार्ट्स में भी ब्रेक करता है और ये परपेंडिकुलर भी है। ओके, तो दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है यानी कि ये 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, और ये क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो 12 15 के साथ में आपका ट्रिपलेट देखना है, तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो 9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन बहुत ईजी भी होता है, सिर्फ आपको फिगर उसका बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ABCD एक आवर्ती क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, AB जो है वो वृत्त का व्यास है, तो आप इसका वृत्त का व्यास के साथ बना लोगे AB को। ठीक है, बोल रहा है ABCD है। ठीक है, AB वृत्त का व्यास है, ADC है ना, तो ADC कितना है, 140 डिग्री है, इट मीन्स यहीं कहीं पे हो जाएगा इस तरह से, और ये इस तरह से आएगा, तो ADC। ठीक है, ये 140 डिग्री हो गया, क्योंकि ये क्या है, वृत्त का व्यास है तो सेंटर यहाँ कहीं पर आ गया। आपको BAC का मान, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, अगर ये 140 है तो आपको पता है सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 रहता है, तो ये 140 हो गया तो ये 40 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे फर्दर और हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से ब्रेक करूँ तो ये क्योंकि क्या है आपकी डायमीटर है, तो डायमीटर से अगर मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करूँगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 90 है तो ये कितना है, 40 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये 50 के बराबर होगा। ठीक है,
ये एंगल आपका 50 के बराबर आ जाएगा। बी ए सी, अच्छा यही सिर्फ फाइंड आउट करना है, बी ए सी, बी ए डी नहीं करना है, बी ए सी अगर फाइंड आउट करना है तो ये 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी ए सी का ही मान पूछा है, दैट विल बी 50 डिग्री। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त पर Q और R तक खींची जाती है। तो इस तरह से आप दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर दोगे, P से Q और R तक इस तरह से ड्रॉ होती हैं। अगर O वृत्त का केंद्र है तो QOP, ठीक है, ये आपको दिया गया QOP का ये मान कितना है, 40 डिग्री के बराबर है। अच्छा देखो, क्योंकि ये क्या है, स्पर्श रेखा है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये 40 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आपने कहा ये 50 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी 50 होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं PQO और PRO, ये समरूप होते हैं। ठीक है, सर्वांग सम बल्कि होते हैं, आप ये कह सकते हो, समरूप तो होते ही हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, आपको बताना क्या है, QPR का मान, तो ये तो डबल हो जाएगा डायरेक्टली, इजी क्वेश्चन हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है OQ, OQ QR के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है, और QR जो है वो RT के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है। अच्छा, तो O वृत्त का केंद्र है, आपको PTQ का मान बताना है, PTQ ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, यहाँ पर रेडियस है, ये भी रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस है। अच्छा, मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये भी रेडियस हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों इक्वल हो गए, यानी कि ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री के बराबर। सारे एंगल 60 हो जाएंगे, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं इस वाले को इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस है और ये आपने बोला कि इसके बराबर ही है, तो इनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। अच्छा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 के बराबर। तो ये 120 है तो बचे हुए एंगल ये कितने होंगे, 30 और 30 होंगे, तभी बराबर बराबर हो पाएंगे, है ना। तो अब देखो ये, क्योंकि क्या हुआ, ये पूरा एक 90 डिग्री की तरह है, इस पॉइंट से इसके सेंटर को आपने इस तरह से मिलाया, और ये देखो टोटल कितना 90 बन गया ना। तो इट मीन्स कि ये पूरा एक तरह से बाइफर्केट कर रहा है, दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। तो अगर एक साइड 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 होगा, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें मैं एग्जैक्ट आपको इसको करने का तरीका या कुछ नहीं बोलूँगा, आपको मैं इतना ही बोलूँगा कि जैसे आप इक्वल पार्ट्स में इसको देख रहे होगे कि समझ में भी आ रहा है कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो अगर आप एक साइड का 30 निकाल रहे हो तो आप कह सकते हो कि टोटल जो एंगल होगा ना PTQ वो कितना हो जाएगा, 60 के बराबर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC एक त्रिभुज है जिसका A समकोण पर है। ठीक है, तो A इस तरह से समकोण पर कर दिया, कर्ण जो है वो BC है, तो आपने बोला ABC इस तरह से ड्रॉ कर लिया। BC पर AD एक लंबवत खींचा गया, तो आपने AD एक लंबवत इस तरह से खींच दिया, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अगर AB की लेंथ कितनी है, 5 है, AC की लेंथ कितनी है, 12 है, तो आपको AD इंटू AC की मान, आपको AD और AC का मान, AC तो पता ही है, देखो ये क्या हो जाएगा, ये रहता है आपका वैल्यू डायरेक्टली, वैसे तो पता रहता है, निकाल सकते हो बाकी आप चाहो तो। दैट इज़ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होती है, P 1/P इज इक्वल टू 1/, इसमें फॉर्मूलाज भी रहते हैं, बाकी आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो, एरिया के फॉर्म से भी कर सकते हो। देखो 5 12 है, तो ये तो आपको पता ही है कि ये 13 हो जाएगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है, आपको पता है समकोण त्रिभुज है। तो अगर मैं AD की लेंथ निकालना चाहूँ तो AD इंटू 13 ये बराबर होगा 12 गुणे 5 के। तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 गुणे 5 बटे में 13। तो ये AD की लेंथ आ गई, इसमें AC का गुणा करना है तो ये AC का गुणा हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, आई डोंट नो क्यों पूछना चाह रहा है, बट देखो 12 बटे 13 है तो ये वैल्यू इट मीन्स थोड़ा सा 1 से कम होगी, और 12 पंचे 60 है, तो 60 से थोड़ा सा कम आंसर होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है इस तरह का, बट ये बड़ा अजीब सा था, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन क्यों भी पूछता नहीं है, आइदर AD की वैल्यू पूछता है, बट हो सकता है कई बार बच्चे एकदम जल्दी में आंसर देते हों, इस वजह से थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cot थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में sec थीटा, इसका सरलीकृत मान क्या होगा। अच्छा देखो, sec थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/cos थीटा, तो cos थीटा से अगर मैं ऊपर गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस sin थीटा बन जाएगा। तो क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो यहाँ से sin थीटा अगर मैं LCM ले लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर में 1 बन जाएगा, तो 1/sin थीटा यानी कि cosec थीटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर x और y धनात्मक न्यून कोण है, ठीक है, तो आपको बताना है sin 4x माइनस वाई, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री के बराबर, और
कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 डिग्री पे। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? 60 के बराबर, ठीक है। 4x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 90 है। और 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 60। दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से काट दोगे 5 और 2 से काट दोगे तो ये 25, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 के बराबर। तो 25 चौके 100, तो y की वैल्यू 10 के बराबर आ गई। तो x की वैल्यू ये और इसका डबल करोगे तो 20। तो cot 45, tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होती है। बोल रहा है टावर के शीर्ष पर बना हुआ 60 डिग्री का उन्नयन कोण टावर के निचले सिरे से 80 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। कुछ इस तरह से है, आपका ये 80 मीटर पे हो गया। फ्रॉम फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। आपको बताना हाइट कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन तो आसान है। tan 60 देखोगे तो ये क्या होता है? √3 पे ये 1 की वैल्यू 80 है, तो √3 की वैल्यू 80√3 के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टावर की ऊंचाई, इंग्लिश में बोल देख लेते हैं। रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ टावर एंड द पॉइंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फुट इज। तो देखो हाइट कितनी है? 57 है, तो ये 19√3 है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इन डिग्रीज एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। अब देखो ये अप्रॉक्सीमेट आपको tan थीटा से ही पता चलेगा। 57/19√3, तो ये कितना आ जाएगा? 19 19 57, तो ये √3 के बराबर है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 के बराबर। अगला क्वेश्चन है cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना है? m है। sec थीटा और cosec थीटा का मान n है। तो आपको बताना है n/2 यानी कि इसका हाफ करना है, और m² - 1 इसका मान क्या होगा? इसका मान निकालना है। तो थीटा क्या ले सकते हैं? 45 ले लें, देखते हैं 45 पे क्या होता है। तो ये 1/√2 1/√2, तो m का मान कितना आ गया? √2 के बराबर। और 45 पे ये 1/√2 थे, तो ये क्या हो जाएंगे? √2 और √2, तो n का मान कितना हो जाएगा? 2√2 के बराबर। तो इसका मान देखना है, तो आपने कहा 2√2 होता है n, तो ये कितना बचा? √2, और √2 का स्क्वायर 2 - 1, तो ये √2 के बराबर आ गया। अब ये √2 के बराबर है, तो ये m के बराबर है क्या? 2m के बराबर है? नहीं। mn के बराबर है? नहीं। 2n के बराबर है? नहीं। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटरसाइकिल को बनाने में लगने वाले व्यय का आपको दिया गया, ठीक है। बोल रहा है कुल व्यय अगर 60,000 है तो गद्दी का व्यय कितना है? गद्दी का है 12 डिग्री। तो 12 डिग्री कितने में? 360 में से। तो इसका 12/360 कर दोगे। 1 0 से 1 0, 6 से कटेगा 6, 6 से कटेगा 2, तो ये आ गया 2000 रुपये, है ना। तो गद्दी का व्यय कितना है? गद्दी का 12% है, 12 डिग्री है ना। तो 12 डिग्री है, तो 360 में से ही 12 होता है। तो व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन सीट? सीट का 12 डिग्री है, 12/360 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटा, 6 से काटेंगे 6, 6 से काटेंगे 2, तो 2000 आना चाहिए। आई थिंक कुछ मिस्टेक है, या फिर इसका ऑप्शन इस तरह से होगा, ठीक है। 2000 इसका आंसर आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर पहिए का खर्च कितना है? 15,000 रुपये है, तो रंग का व्यय कितना है? पहिए का खर्चा कितना है? 72 डिग्री है। 72 डिग्री से आप कितने पे जा रहे हो? 15,000 पे। तो आपको बताना है रंग का व्यय। तो रंग कहाँ पर है? 36 डिग्री। तो इसका जस्ट हाफ कर दोगे। 36 डिग्री क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा, तो 7,500 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरों पर किया गया व्यय रंग पर किया गया व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है? दूसरों पर, दूसरे कौन है भाई? देखो अन्य हो गए, है ना। अन्य पे किया गया व्यय रंग के व्यय से कितने प्रतिशत अधिक? 36 से 60 कितना अधिक है, ये आपको बताना है, ठीक है। 36 से आप अगर 60 को कंपेयर करोगे तो कितना? 24 अधिक है। तो 24 जो है वो 36 का कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है। 12 से काट दोगे 2/3, यानी कि 66.66। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। दूसरों पर किया गया व्यय जो है, दूसरों पर कौन सा है? रंग पर किए गए व्यय से 36 से कितना प्रतिशत अधिक है? इंग्लिश में देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर अकर्ड ऑन अदर्स इज हाउ मच % मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन पेंट। तो पेंट का है 36, और कितना अधिक किया गया 60 जाने के लिए? 24। तो 24/36 दैट इज़ 2/3, 12 24, 12 3 36, तो 66.66 होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक इसमें भी कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। गद्दी पर किया गया व्यय पहिए पर किए गए व्यय से कितने प्रतिशत कम है? गद्दी पर जो किया गया है व्यय पहिए पर किए गए व्यय से कितने प्रतिशत कम है? तो 72 जो है 12 से कितना कम है? तो आपने कहा 60 कम है 72 में। तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72।
5/6 यानी कि 83.33, ये इसका आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है। 1/6 कितना होता है? 16.66। तो ये जब आप 100 में से घटाओगे तो कितना आ जाता है? ये आपकी वैल्यू 83.33 बनती है। आई थिंक कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, देख लेते हैं और आगे। अगर पहिए पर 1000 रुपये व्यय किए गए तो रंग पर किया गया व्यय गद्दी पर किए गए व्यय से कितना अधिक है? अगर पहिए पे 10,000 रुपये व्यय किए गए, ठीक है, तो पहिया कहाँ पर है? 72 डिग्री पे अगर 10,000 रुपये व्यय किए गए हैं, ठीक है, तो आपको बताना है रंग पर किया गया व्यय गद्दी पर किए गए व्यय से कितना अधिक है। रंग पर जो किया गया व्यय है, रंग पर व्यय कितना किया गया भाई? 36। गद्दी पर किए गए व्यय से गद्दी कहाँ है? यहाँ पे से कितना अधिक है? तो 24 अधिक है ना। तो आपको 24 की वैल्यू बेसिकली बतानी है। तो 24 क्या होता है? इसका 1/3 होता है। तो इसका 1/3 कर दोगे तो 1/3 इसका कितना हो जाएगा? 3 से काट दोगे, 3, फिर से 3 से ही कटता चला जाएगा। इसकी वैल्यू इसके अप्रॉक्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रही है। गाइज मैंने इनके आंसर्स चेक कर लिए हैं, थोड़ा सा इसमें इशू था, ठीक है। इसका आंसर यही है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है और सभी क्वेश्चंस का आंसर जो मैं निकाला है वही करेक्ट है। इसका 83.33 ही है, ये भी थोड़ा सा रॉन्ग प्रिंट है। इसमें एक ऑप्शन प्रिंट ही गलत हुआ है, 66.66, यही इसका करेक्ट है। और इसका आंसर तो ठीक था, और यहाँ पर भी 2000 ही है, ठीक है। तो सभी आंसर्स करेक्ट हैं, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक थी। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।